उन्होंने कहा कि चांद जो है ना वो अब खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट जो है वो या जो वहाँ पे जिस तरह चांद देखा जाता है पूरा पाकिस्तान अब एक्चुअली उस तरफ आ गया है। और इसके अलावा हेल्थ के हवाले से, टेररिज्म के हवाले से उन्होंने कहा आप हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, हमारे हाथ पाँव बंधे हो, टेररिज्म हो रही हो, हमारा किस तरह कंपेरिजन कर सकते हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि शायद वो पोपल जई साहब का जिक्र कर रहे हैं। मौलाना पोपल जई जो ऐलान कर देते थे उससे पूरे मुल्क के अंदर एक हिजानी सी कैफियत पैदा होती थी। वैसे तो चांद नज़र आने के बारे में आपने दुरुस्त कहा, ग्वादर की पट्टी पे सबसे पहले जो चांद नज़र आने के इम्कानात होते हैं। फिर रोज़त हलाल कमेटी जो हमारी है वो चारों सूबों पर मुश्तमिल है, वो हर जगह पे चांद देखा जाता है। उसके बाद मुत्तफ़िका फ़ैसला किया जाता है। इख्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा के कहीं से होता था, एक मस्टर वज़ीर ख़ान से कभी आ जाती थी कि शातें आ गई हैं, उसको काफ़ी हद तक अब चीज़ें वो बेहतर हो रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ कोई ये सिंक्राइज आपने कर लिया है फेडरल सिस्टम के साथ। दूसरी बात जो मेमन साहब ने कही वो बात ये है कि जी उनके हाथ बंधे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ANP शायद इससे ज़्यादा मुश्किलात का शिकार थी। PTI मुश्किलात का शिकार नहीं है। ANP को काम करने की इजाज़त नहीं थी, ANP को जलसे करने की इजाज़त नहीं थी। ANP के ऊपर इतने खुदकुश हमले हुए कि उनकी लीडरशिप जो है, सीनियर लीडरशिप जो है वो उसमें शहीद हुई। लेकिन उसके बावजूद ANP ने कभी ये शोर नहीं डाला होगा, आपने माजी में कभी नहीं सुना होगा कि जब उनकी हुकूमत थी वो ये कहते जी कि हमारे हाथ पाँव बंधे हुए हैं। तहरीक इंसाफ दरअसल जो है वो मेरे ख्याल में काम के साथ साथ बयानिए पर फोकस रखती है। वो ये समझते हैं कि ये कह दें कि जी हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। ये दहशतगर्दी का जिक्र आपने भी किया है, इससे पहले बड़े मुज़ाकरात हुए हैं, जरगे हुए हैं। फ़ौज की सीनियर लीडरशिप इन जरगों में शरीक होती रही है। कभी ऐसा नहीं हुआ माजी में कि जनाब फ़ौज की लीडरशिप खुद शरीक हो, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में शरीक हुई, खुद जाके उन लोगों के साथ डायलाग हुआ, बातचीत हुई। और ये पता है हुकूमत को भी, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी, कि अगर वहाँ पे आप टारगेटेड ऑपरेशन नहीं करेंगे तो आप लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर नहीं कर सकते। लेकिन ये भी बयानी है वहाँ पे। दूसरी बात जिसका जिक्र अब आपने अपने आगाज़ में किया, मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से, वो कहते हैं ना कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। शुक्र है मियाँ साहब जो हैं वो बोले तो हैं, उनकी खामोशी जो है मैं समझता हूँ उनकी पार्टी के लिए नुकसानदेह थी। जब इलेक्शन थे 2024 के, मियाँ साहब लंबे लंबे पार्लिमानी बोर्ड्स किया करते थे, आपको याद है। अब GB के इलेक्शन है, मियाँ साहब बाहर आ गए। देखिए, मियाँ नवाज शरीफ एक बड़े सियासतदान है और मुस्लिम लीग नून के पास जो है वो वोट बैंक मियाँ नवाज शरीफ का वोट बैंक है। शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस हो सकती है, मरीम नवाज शरीफ साहबा की परफॉर्मेंस हो सकती है, लेकिन लीडर उनके पास बहरहाल मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब को एक्टिवली रोल अदा करना होगा सियासत के अंदर, सियासी मैदान के अंदर खुलकर उन्हें खेलना पड़ेगा, मैदान में आना पड़ेगा। रही बात खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब, दोनों जगहों पे अगर आप देखें, दोनों मेरे मेहमान बड़े रिस्पेक्टेड हैं, लेकिन दोनों की सियासी जमातें अपोजिशन नहीं कर रही। खैबर पख्तूनख्वा में आज मियाँ साहब का बयान आ गया, अपोजिशन ने वहाँ कोई काम नहीं किया हुआ। हुकूमत के ऊपर आप मुझे बताइए कोई ऐसी तनकीद आपको नज़र आती है? कोई आपको उनके जिस करप्शन का वो जिक्र कभी टॉक शोज़ में कर लेते हैं, कभी उसके ऊपर उन्हें आवाज़ प्रॉपर असम्बली से बाहर कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाई हो, आपको अपोजिशन वहाँ नज़र नहीं आएगी। पंजाब के अंदर आपको अपोजिशन कभी नज़र नहीं आएगी जो हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर तनकीद करती हो। PTI के तो कोई हाथ नहीं बंधे हुए, PTI की लीडरशिप मौजूद है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, वो बता सकते हैं कि हुकूमत की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, वो मरीम नवाज शरीफ साहबा की कारकर्दगी पर तनकीद कर सकते हैं। अब तनकीद क्या होती है? इमरान खान साहब को के अंदर अगले 24 घंटे में एक बड़ी अनोखी चीज़ होने जा रही है। मैंने कहा इस पर भी आप अपनी राय दीजिए कि इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम के अंदर जो है वो सूबाई असेंबली का इजलास मुनक्किद। मैं वही कहा ना, देखिए ये इस हद तक हम बयानियाँ और इस हद तक इस चीज़ों पे चले गए हैं। भाई क्रिकेट के खेल के मैदान है, वो तो सियासत से पाक रहने, वो कह रहे जी अवामी जलसा होगा, अवामी जलसे के लिए इजलास होगा, सॉरी असेंबली के बाहर कर लें। आपके पास और इमारतें थोड़ी हैं, और फिर असेंबली की इमारत किस लिए होती है? अच्छा, वहाँ अपने अवामी जरगा थोड़ा लगाना है। ये वो टैक्टिक्स हैं जो मेरे ख्याल में सियासी जमातें इस्तेमाल करने पे आ गई हैं कि जी ये साबित कर दें जी कि वो स्टेडियम में पहुंच गए। भाई स्टेडियम का क्या लेना देना आपके इजलास के साथ? आपके पास बिल्डिंग है, इमारत मौजूद है, और आप उस इमारत से निकल के खेल के मैदानों में जाना चाहते हैं। बिल्कुल सियासत को अगर आप क्रिकेट के मैदानों तक ले आएंगे तो इसके अलावा कि आप एक महज एक शोहरत के लिए या टैक्टिक्स के लिए आप उसको इस्तेमाल करें, अदरवाइज इसके अलावा और कोई नहीं है। अफनान साहब, ये एक बड़ा ऐलान किया गया है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट जो है वो सूबाई असेंबली का इजलास अब एक क्रिकेट स्टेडियम के अंदर करने जा रही है, और जारी बात है उस स्टेडियम का नाम भी इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम है। ये वो कह रहे हैं कि जनाब क्राउड जो है या पब्लिक जो है वो खुद इस इजलास का हिस्सा बने, आके देखें, हम अवामी गवर्नमेंट है, अवाम हमारे साथ कनेक्ट होने लगी है। देखें, ये आज से तकरीबन 2000 साल पहले रोमन एम्पायर जब अपने पीक पे थी तो उधर के जो हुक्मरान थे उन्होंने ये बात सीखी कि
अगर आपने लोगों को अपनी ज़िंदगी में बिजी रखना है ना, तो उनको आप दो चीज़ें दें, ब्रेड और सर्कस। ब्रेड और तो ये सर्कस जो है वो नैरेटिव आप कर लें आजकल जो पीटीआई का है। अच्छा। और ब्रेड जो है वो ज़ाहिर है इन्होंने तो नहीं करनी, वो तो चले जो भी मुल्क में निज़ाम चल रहा है उधर से आ जाएगी। तो ये बुनियादी तौर पे ये जो सारी बात है ना कि जी लोग हमारे साथ हैं, भाई आपने लोगों को बेवकूफ़ बनाया, आपने लोगों को गलत रास्ते पे लगाया, आपने लोगों झूठा नैरेटिव बेचा, आपने आप इलेक्शन से पहले कोई और वादे करते थे, इलेक्शन के बाद को आपने कुछ और किया। अगर आपने आवाम को क्या कहते हैं मिसगाइड कर दिया, तो इसका मतलब यही आपकी कोई कामयाबी नहीं है। ये तो आप वहाँ पे सर्कस लगा रहे हैं कि आप स्टेडियम में जो वो होगा। भाई आप वहाँ पे जो आप ये बताएं कि डेवलपमेंट का कितना काम किया आपने पिछले 13 साल में। सही। आप ये बताएं कि ये जो कह रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का हम कर रहे हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं ही नहीं, तो आपने जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दे दिया। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स किसके हैं? ज़्यादातर ये जो वजीर हैं उन्होंने अपने अपने ऐसे हॉस्पिटल्स बनाए हुए जो पेपर पे एग्जिस्ट ही नहीं करते। सही। जो सिर्फ करप्शन करने का एक जो है वो एक तरीका है। नहीं, लेकिन वो दहशत कर वो दहशतगर्दी जो कह रहे हैं ना कि आप पंजाब का कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते हमारे जी मैं उस पे आ रहा हूँ जी मैं आ रहा हूँ जी मैं आ रहा हूँ। देखें 2008 से 2015 तक मुल्क के अंदर दहशतगर्दी तकरीबन यूनिफॉर्म ही थी हर तरफ। शुरू में शायद KPK में ज़्यादा थी, मगर बाद में फिर वो पंजाब में भी आ गया। आपको याद है रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, मतलब कौन सी जगह है जहाँ पे बम धमाके ना हुए हों, आप मुझे बता दें, और रोज़ाना के हिसाब से ना हुए हों। तो ये एक गलत रीजनिंग है कि जी वहाँ पे दहशतगर्दी, और दहशतगर्दी तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में ख़त्म कर दी गई थी। ये तो आप लोगों ने वापस तालिबान को लाके आबाद किया, जिसकी वजह से दोबारा का सारा ये मसला आया। और आपको बड़ा शौक था उनसे बात करने का और बड़ा उनको वापस लाके आबाद करने का, जिसका खमियाजा आज तक पूरी कौम भुगत रही है। आप तो भुगत रहे हैं, पूरी कौम भुगत रही है पाकिस्तान के अंदर। फिर देखें बात यह है कि ये 10 लाख का आप सेफ्टी नेट आप कहते हैं कि हमने बना दिया है। मैं वहाँ पे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने वहाँ पे जाके हॉस्पिटल्स में रेफ़र किया है कि करोड़ों रुपए का सामान जो है वो पेपर्स पे ये सप्लाई करते हैं, जो कि कभी भी हॉस्पिटल पहुँचता ही नहीं है। अच्छा। ये इतना बड़ा करप्शन का स्कैंडल है कि मतलब आप सोचें, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि पंजाब की आबादी 12 करोड़ है, 5300 अरब रुपए का बजट है। खैबर पख्तूनख्वा की आबादी 4 करोड़ है और 2200 अरब रुपए का बजट है। अब आप मुझे खुद बता दें कि पैसा कहाँ पे लगा हुआ नजर आता है। सही। पैसों में तो इतना फर्क नहीं है, पैसों में तो पर कैपिटा शायद बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के पास ज्यादा पैसे हैं, लेकिन लगे हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इसी तरह ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स बना के अपनी अपनी दिहाड़ियां लगा के सारे के सारा बजट ये लूट के चले आते हैं। कोई काम वगैरह है ही नहीं वहाँ पे। मतलब कुछ तो देखे ना, कुछ तो मतलब मैंने इनकी जो पूरी डेवलपमेंट का जो आउटले था उसको मैंने देखा, वो जो पूरा एक पेपर ये पब्लिश करते हैं, आप यकीन करें उसमें जो तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था वो ये था कि जी ट्रांसफार्मर जो है वो 3 अरब रुपए की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा लगाएगी। सही। ये इनका जो है वो विजन है। जब आपको ज़ाहिर है एक लिमिट, इनको ये बात मालूम है कि ये बेशक काम करें ना करें, ये वो जो सर्कस वाली साइड है उसमें ये इतने तेज हैं कि लोगों से फिर भी वोट निकलवा लेते हैं। मायूस साहब, ये जो सूबाई असेंबली का इजलास क्रिकेट स्टेडियम में मुनक्किद करना, ये सर ये वो सर्कस कह रहे हैं अफनान साहब के जनाब, ये इस तरह के सर्कस लगाए जाते हैं, ये मुनासिब है सर क्रिकेट स्टेडियम के अंदर जाके इस तरह इजलास मुनक्किद कर देना? देखिए इस तरह है कि अगर हमने सर्कस करना होता तो फिर हमें सर्कस के लिए शेयर की जरूरत होती, तो शायद हम पंजाब में ये कर लेते हैं, लेकिन बहरहाल उसको छोड़े। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो मैं बता रहा हूँ ना कि खैबर पख्तूनख्वा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसकी हुकूमत, अगर ANP की हुकूमत थी तो उस वक्त भी वो डिसएडवांटेज में थी बिकॉज ऑफ दी ये जो टेररिज्म थी। जो अभी अफनान साहब ने बात की है कि जी ये सारे पंजाब में हर जगह पे थी, ये नहीं थी, ना ये सिंध में थी ना पंजाब में थी। और अगर आपको याद हो मंसूर साहब, मेरे ख्याल में डॉन में ये 2007 में जुलाई या इस तरह के आसपास कोई एक डेट है, साल उसके आसपास है, जिसमें मियां शहबाज शरीफ साहब की एक वो छपी थी कि जिसमें उन्होंने कहा था कि तालिबान को एड्रेस करते हुए कहा था जैसे आप लोग मुशर्रफ के खिलाफ है वैसे हम लोग भी मुशर्रफ के खिलाफ है। ये मैं आपको, अगर आप मुझे टाइम देते मैं वो ढूंढ के दिखा सकता हूँ, ये डॉन में छपी थी। तो ये इन लोगों ने अपने आप को तालिबान के साथ इन लोगों ने अपने आप को अलाइन किया हुआ था। अच्छा। ये उनकी बाकायदा वो थी, ठीक है। नंबर 2, जब ये बात करते हैं कि हम लोगों ने पंजाब में बहुत काम किया, मंसूर साहब
आपके प्रोग्राम में आपने चैलेंज किया हुआ है मियां नवाज शरीफ साहब को, आपने चैलेंज किया हुआ है मियां शहबाज शरीफ साहब को, आपने चैलेंज किया हुआ है मरियम नवाज साहिबा को कि वो एक दफा बैठ के अपने हल्के के फॉर्म 45, 47 करके देख ले, और बकौल आपके वो लोग नहीं जीते हुए हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपकी जुबानी मैं कह रहा हूं कि आपने ये कहा हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि ये लोग नहीं जीते। 2024 में एक डिस्क्लेमर इलेक्शन हुआ। मोहम्मद साहब, एक डिस्क्लेमर बहुत जरूरी है सहाफी होने के नाते। आई एम नॉट द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड कि कौन जीता हुआ है कौन नहीं। आई नो सर, आई नो सर, आई नो। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा हुआ है, लेकिन आपने चैलेंज तो किया हुआ है ना सर। मैं गलत बात तो नहीं कह रहा। बिल्कुल है, वो कागजात वो मेरे प्रोग्राम अभी भी ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है जी। ठीक है ना सर। तो अगर इन लोगों ने ये समझते हैं कि आप गलत है तो आपके साथ बैठ के वो कर ले, लेकिन ये करेंगे नहीं। देखिए इस तरह है, मैं दोबारा बता रहा हूं, पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा जो है ना, खैबर पख्तून एज अ सूबा की मैं बात कर रहा हूं, उसमें लोग बसते हैं, वहां पे बिजनेस होता है। जो तरक्की करता है सूबा, वहां पे इन्वेस्टमेंट आती है। आज पाकिस्तान तरक्की इसलिए नहीं कर रहा कि यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या अंदर के लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो खैबर पख्तूनख्वा जो तरक्की कर रहा था वो एकदम रुक गया, और वो 2006 के बाद एकदम रुक गया, क्योंकि वहां से लोगों ने पैसा निकाला और वो निकाल के पंजाब में और सिंध में जाके इन्वेस्ट किया। आप जाके करके चेक करके देख ले। फिर उसके बाद जो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुई थी बिकॉज ऑफ द 1, 2, 3 जो ऐसी चीजें थी, जो स्वाद का वो हुआ था, और उसके बाद जो 2014 में हुआ था जिसमें इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुई थी। मोहम्मद साहब, मैंने एक्चुअली सवाल किया था कि क्रिकेट स्टेडियम में सूबाई असेंबली का इजलास क्यों हो रहा है? अच्छा, उस पर भी आ जाता हूं। उस पर देखिए इस तरह है, आप मुझसे, हम लोग जब नेशनल असेंबली या सेनेट में जाके बैठे होते हैं या प्रोविंशियल असेंबली में होते हैं, वहां पे गैलरी होती है। गैलरी में या आप लोग बैठे होते हैं या कोई ऐसे लोग आके देख लेते कि बच्चे आते देखते कि यहाँ पे क्या सवाल जवाब हो रहा है। अब अगर वहां पे एक ओपन कचहरी या एक ओपन हो जहां पे सारे लोग बैठ के कर रहे हो, इसमें क्या बुराई है? अगर आप इस चीज को ले जाते हैं, हम लोग कहते हैं कि ओपन कचहरी में क्या हो, मतलब आपके ख्याल में इस इजलास के अंदर जो है जो पब्लिक आई होगी वो भी बीच में बात कर सकेगी? नहीं, वो बात ना कर सके कानून साजी ना कर सके, लेकिन वो देखे तो सही ना सर। वो देखने के लिए उसको वो करके वो देखने के लिए सर, अगर सर, वो इसमें बुराई कोई नहीं है। नहीं, आपका जो जज्बा है मेरा उससे इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन ये सारा काम जो है वो 4-5 हज़ार रुपए के कैमरे के साथ भी हो सकता है। आप अगर वो खरीदें, उसको इंटरनेट के साथ लगाएं, तो टीवी के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर सारे मैं बिल्कुल सर, मैं आपसे एग्री करता हूं। आप स्टेडियम में जाके कोई चीज देखें या आप लाइव कोई चीज देखें, मैं आपका प्रोग्राम, आप बैठे हो, मैं आपके साथ लाइव बैठा हूं या मैं आपको टेलीविजन पे देख रहा हूं, सर जमीन आसमान का फर्क है। दोनों जगह पे मैं सिर्फ देख रहूंगा, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। उस जगह का माहौल होता है। आप कितने प्रोग्राम करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, आप कितने प्रोग्राम करते हैं टीवी में? मुझे बात बताएं, जब आप स्टूडेंट्स के दरमियान में कर रहे होते हैं, आप ही बोल रहे होते हैं और वो जो बंदा बैठ रहा होता है, लेकिन वहां पे स्टूडेंट्स खामोश होते हैं, लेकिन उसका माहौल फर्क होता है। इन चीजों का फर्क होता है। उसमें डिफरेंस ये होता है। सर एक मिनट सर, आपने मेरे प्रोग्राम का जिक्र किया, मुझे तो बताने दें। उसमें डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि वहां पे हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स उनके साथ डायरेक्ट सवाल जवाब करें, मेरा किरदार कम हो, उनका किरदार ज्यादा हो। मकसद ये है। मैं आपको जो मैं मकसद देना चाहता हूं, मैं ये नहीं कंपैरिजन कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जब आप वहां लाइव होते हैं, जो लोग आते हैं नेशनल असेंबली में आके बैठते हैं या सेनेट में आके बैठते हैं, उनको वहां बैठ के कुछ सीखते हैं। अच्छा, इससे जो सबसे बड़ा फायदा होता है ना, आप अवाम को डिसएनफ्रेंचाइज नहीं करते, आप उनको लेकर आ रहे हैं, आप उनको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, व्हिच आई थिंक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि हमारे बाज लोग समझते हैं कि जब आप अवाम को शऊर देते हैं तो वो उससे खाना वाना नहीं खा सकते, वो उससे खाना निकाल नहीं सकते, वो शऊर की वजह से राइट टू लेफ्ट नहीं जा सकते। ये शऊर दिया जाएगा कल, बेसिकली अवाम को शऊर दिया जाएगा। ये एक एजुकेशन का तरीका है। ठीक है, ये एक किस्म का, मेरे नजर में ये एक किस्म का पॉलिटिसाइजेशन है ऑफ द अवाम, कि वो पॉलिटिसाइज होती है, उनको पता चलता है कि बीइंग अ सेनेटर आप चाहेंगे कल को सेनेट का इजलास भी फिर इसी तरह ही हो, मतलब वो डी चौक पे या कहीं पे? सर देखिए, मैं अगर आप मुझसे पूछे, मैं सेनेट में, ये मेरा 6ठा साल खत्म हो रहा है, अगर आप मुझसे पूछे, मैं दिल पे हाथ रख के कहता हूं, मैं ये समझता हूं पाकिस्तान में सेनेट का कोई काम नहीं है। पाकिस्तान में के बाद आपको आइडिया हुआ? सर मैं पहले साल से कह रहा हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ये हम लोगों ने, चूंकि यूके में वहां पे लॉर्ड्स होते थे,
उनको उन्होंने कोई ना कोई जगह देनी थी। पाकिस्तान में कोई लॉर्ड्स नहीं है, पाकिस्तान में मेन चीज है नेशनल असेंबली। आप नेशनल असेंबली को फाल करें, उसके अंदर पॉलिटिक्स को बेहतर करें, उस पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम को बेहतर करें, पाकिस्तान के अंदर इलेक्टोरल मेरिट लेकर आए, पाकिस्तान खुद ही ठीक। चलो इजाजत दीजिएगा मलिक साहब, इजाजत दीजिएगा मलिक साहब। ये सबसे पहले तो उन्होंने वजूहात बता दी कि सूबाई असेंबली का इजलास क्यों जरूरी है वहां पर। देखिए वो एक कहावत है ना जी कि अगर आप पाकिस्तान की सियासत में रहते हुए कामयाबी हासिल करना चाहते हैं या अपने आप को प्रोमिनेंट करना चाहते हैं तो आप एक हाथ से काम करें, एक हाथ से ढोल बजाएं। और अगर आप कुछ किए बगैर ही कामयाबी और पॉपुलैरिटी हासिल करना चाहते हैं तो दोनों हाथों से ढोल बजाएं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप अपने लिए इमोशंस के ऊपर आप सियासत करें। आपको पब्लिक के मुफाद से या कोई पाकिस्तान के अंदर कोई डेवलपमेंट के साथ या बाकी कामों के साथ आपको गर्ज कम होनी चाहिए। ये अलमिया है हमारी सियासत का अलमिया है। कई गिनवा सकेंगे, मेमन साहब कह देंगे कि माजी के फ़लाँ हुक्मरान ने भी ऐसे ही किया था और आज की हुकूमतें भी ऐसे ही करती हैं। ऐसी ही वजह जो होती है ना, वही फिर जाके लोगों के अंदर एहसास महरूमी पैदा करती है कि जब आप सिर्फ महज नारे लगाने पे आ जाएं, महज आप इस गिमिक्स में आ जाएं कि ठीक है जी हमने तो अवाम के सामने ले गए। ये नारे थे ना जी, गवर्नर हाउस गिरा देंगे, यही थे कि गवर्नर हाउस की दीवारें खोल देंगे। एक दिन इमरान इस्माइल साहब ने गवर्नर हाउस के दरवाजे खोले, पब्लिक को अंदर से घुमाया, फिर उसके बाद ताले बंद कर दिए। यानी आप कब तक कौम को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं? यानी आपने कहा जी प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बना देंगे, फिर आपने कहा नहीं जी वो तो बड़ा मसला है, सिक्योरिटी का इशू है। यानी इन्हीं दिल फरेब नारों की बुनियाद पर आप आवाम के साथ धोखा करते हैं। सही, ये हमारी सियासत का अलमिया है। फिर आप कहते हैं जनाब कि जी फलां का जो वज़ीर आज़म है वो हालैंड का वज़ीर आज़म साइकिल पर जाता है। किसी ने देखा किसी को हालैंड के वज़ीर आज़म की तरफ पाकिस्तान में कोई साइकिल पर जा सकता है? ये बात कहनी नहीं चाहिए, मुमकिन नहीं है। ये खुद मेमन साहब इस बात से वाकिफ़ हैं, फनानुल्लाह साहब वाकिफ़ हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हालात ऐसे नहीं है कि आपका वज़ीर आज़म साइकिल के ऊपर सड़कों पे घूम रहा हो। यानी किसी मुल्क कहने को बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन ये जो नारे दिए जाते हैं, ये दिलफरेब नारे, ये फिर आवाम को जो है ना उस तरफ ले जाते हैं। सर देखिए बड़ा नहीं तो सर इसमें कसूर इनका है कि आवाम का? मेरा ख्याल में आवाम भी तो सुनती है ना, मानती है कि हाँ ये करके देखिए आवाम का भी ये कसूर होता है कि वो उन चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाती जो मंशूर सियासी जमातें देती हैं। देखिए मुझे जायज़ा लेना चाहिए जो PMLN का मंशूर है, मुझे जायज़ा लेना चाहिए जो PTI का मंशूर है, उस पर किस हद तक अमल दरामद हुआ। यानी हम तो नारे सुन लेते हैं, नारों के बाद कोई उनको पूछने वाला नहीं होता। उसकी वजह यह कि सियासी लड़ाइयाँ इस हद तक हो जाती हैं कि वो कहते हैं जनाब उनको गिरा दिया, उसको निकाल दिया। वो लड़ाइयाँ जिसकी बात अभी जिक्र सेनेट का जिक्र भी कर रहे हैं, सेनेट एक मौसर किरदार अदा कर सकता है, लेकिन अगर सेनेट में भी आप जज्बाती नारे लगाएं, सीटों पे फलांग के एक दूसरे को मारने के लिए झपट रहे हों, कौमी असम्बली के अंदर आप इस किस्म की सियासत कर रहे हों, तो फिर आपका कारकुन तो इसी बात से मुतमईन होता है ना। हम जिस दहशत गर्दी की बात कर रहे हैं, क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ऑन बोर्ड नहीं है? क्या IG पुलिस वहाँ के ऑन बोर्ड नहीं है? क्या वहाँ के चीफ सेक्रेटरी ऑन बोर्ड नहीं है? क्या सारी चीज़ों का खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को इल्म नहीं है? लेकिन पब्लिक में खड़े होकर नारे लगाएंगे कि हम दहशत गर्दों के खिलाफ जो ऑपरेशन नहीं होने देंगे, इसलिए कि उससे आपके वोट बनते हैं। अफगान महाजरीन के बारे में हर बंदे को पता, आप ऑफ द रिकॉर्ड बात कर लीजिए खैबर पख्तूनख्वा के किसी PTI के रहनुमा से कहता जी इनको निकलना चाहिए, जाना चाहिए यहाँ से, लेकिन पब्लिकली जलसों में खड़े होकर कहेंगे अफगान महाजरीन को निकालने का तरीकाकार दुरुस्त नहीं है।